हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने कोर्स का थर्ड बुक का लास्ट चैप्टर करने लगे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग पढ़ने लगे हैं उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने क्लास 11th में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम सुना था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं जो बिजनेसेस फॉलो करते हैं अपनी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन करने के लिए, किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सो। वहीं पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको मिलेगा 3 रिवाइज्ड। ये किसने बनाया? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। जिस तरह आपने अगर याद हो गुडविल के टाइम फर्स्ट बुक में पार्टनरशिप में जब आपने गुडविल के टाइम पढ़ा था एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटैंजिबल्स। तो जैसे वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 था इंटैंजिबल्स, यहां पर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बच्चों ये 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, नेम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना कि सिंपल सा क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, अब बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका यूसेज क्या है। हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं जिसको आप कहते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और आप कहते हो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। इसकी क्या जरूरत पड़ी फिर? हम यूजर्स को इंफॉर्मेशन दे तो रहे हैं कि एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, प्रॉफिट कितना है, इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, बट हमें ये भी तो देखना है कि कैश में हिसाब किताब कितना है। बहुत छोटी सी बात करते हैं, हमने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एक कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 90 करोड़, 90 करोड़ नेट प्रॉफिट एज पर P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या जरूरी है कि जो 90 करोड़ नेट प्रॉफिट वो शो कर रहे हैं, क्या उनका वो प्रॉफिट कैश में भी अवेलेबल होगा? जरूरी नहीं है। तो अब हमारे को क्या जरूरत पड़ी है? हमारे को जरूरत पड़ रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। क्यों बनाने की? हमें ये देखना है कि कैश में हमारे पास क्या रिसोर्सेस आए और क्या रिसोर्सेस गए। तो इस वर्ड को ब्रेक करते हैं। कैश, कैश हमें पता है पैसा। फ्लो, फ्लो क्या होगा? फ्लो का मतलब आना, जिसको बोलेंगे इनफ्लो, और फ्लो का मतलब हो गया जाना, आउटफ्लो। किसका आना और जाना? कैश का। बिजनेस में कैश आएगा, आप बोलेंगे कैश इनफ्लो। बिजनेस में कैश जाएगा, आप बोलेंगे कैश आउटफ्लो। और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट, एक कागज, एक इंफॉर्मेशन जिससे आप जनरेट कर पा रहे हैं कि हमने पूरे साल में कितना कैश आया और कितना कैश गया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन समझ लिए, एक बार दोबारा देखते हैं। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में। किस कैश इनफ्लो, कैश आउट, एक वर्ड मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अब यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। कैश तो हमें समझ आता है, पैसा जो हमारे पॉकेट में है, हमारे बैंक अकाउंट में, पॉकेट में मतलब कैश इन हैंड, बैंक में तो कैश एट बैंक। व्हाट आर कैश इक्विवेलेंस? यार ये समझ लेना ध्यान से, इस पे भी 1 मार्क करना, पेपर में आ जाता है। ठीक है, व्हाट आर कैश इक्विवेलेंस? बच्चों कैश इक्विवेलेंस होती हैं वो सिक्योरिटीज, वो शेयर्स, शेयर्स नहीं बोलना, अब आगे बात, मैंने जान के शेयर्स बोला लेकिन शेयर्स नहीं बोलना है, क्योंकि शेयर्स कैश इक्विवेलेंस में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो इसमें आपने क्या लेना है? वो सिक्योरिटीज जो आप अपने पास रख रहे हैं 3 महीने, 3 मंथ से कम, या 90 डेज से कम फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। मैंने आज एक सिक्योरिटी खरीदी, सिक्योरिटी सपोज आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा एक वर्ड ट्रेजरी बिल्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मैंने ये खरीदी आज, और खरीदने के 3 मंथ्स के अंदर मैंने उसको क्या कर देना है? सेल ऑफ कर देना है। ठीक है,
वो क्या है मेरी कैश इक्विवेलेंस। पहला तो ये पॉइंट है कि 3 मंथ्स के अंदर या 90 डेज के अंदर मुझे उसको निकाल देना है। और दूसरा ये वर्ड बड़ा ध्यान रखना, दूसरा वर्ड क्या है, सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है सर, अभी तो आपने एक बात बोली कि 3 मंथ्स या 90 डेज देखना, अब आप ये कह रहे हो, मैंने आपसे कहा था ना शेयर्स को कैश इक्विवेलेंस में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? वर्ड क्या है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, मतलब इन सिक्योरिटीज की वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर आपने कोई चीज 100 रुपीज की खरीदी है, मार्केट में थोड़ा फ्लक्चुएशन है इन वाली सिक्योरिटीज में, 98, 99, 97 रुपीज मिल जाएंगे, लेकिन शेयर्स का रेट, शेयर्स का भाव, शेयर्स की वैल्यू डेली चेंज होती है। क्योंकि इक्विटी शेयर्स में हमें पता है क्या होता है, इक्विटी शेयर्स में रिस्क होता है। यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स वगैरह में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में रिस्क बहुत मिनिमल होता है या नहीं होता है। तो आपने यहाँ पर कौन सी सिक्योरिटीज लेनी है, ट्रेजरी बिल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज which are subject to insignificant risk of change in value, मतलब इनकी वैल्यू में बदलाव नहीं आएगा, इनकी वैल्यू मोर और लेस सेम रहेगी, जितने में खरीदा है उतना ही पैसा आपको वापस मिल जाएगा। फिर कह रहा हूँ शेयर्स मत लेना, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू रोज फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि आपको पता है इक्विटी शेयर्स में रिस्क होता है, राइट। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। दो मेथड्स कौन से होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। आपने कौन सा लगाना है, तो जैसे आप लोग व्हाट्सएप में लिखते हो ना, मुझे डीएम कर दियो, तो ये लो डीएम। डीएम मतलब डायरेक्ट मेथड, आईडीएम मतलब इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। खुश हो जाओ, कोर्स में नहीं है डायरेक्ट मेथड, हमारे कोर्स में नहीं है। कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। अब आप पूछोगे सर ठीक है 12th तक तो हमें बात हो गई, इंडस्ट्री में क्या फॉलो होता है? बच्चों इंडस्ट्री में भी हम जनरली इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करते हैं। तो याद रखना, आपके टीचर पूछे कितने मेथड्स हैं, आप कहेंगे सर दो कौन से, डीएम, मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर दियो, डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। करना कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। आइए अब बच्चों सबसे पहली और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनना। आप जब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने लगे हो, बच्चे ना गलती कर देते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इधर प्लस उधर माइनस, ऐसा क्यों हो रहा है, हम स्टेटमेंट में ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूं बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें 2 साल की क्या चाहिए होती है, बैलेंस शीट। जैसे मेरे पास 2 साल हैं, सपोज 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। अब मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है 31 मार्च 20 की, तो मुझे बैलेंस शीट चाहिए 31 मार्च 19 की और बैलेंस शीट चाहिए 31 मार्च 20 की। क्यों? अभी बात की थी ना इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड का रेलेवेंस यहां आएगा। और क्या चाहिए, और चाहिए करंट ईयर का 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक का क्या चाहिए, प्रॉफिट, कि मैंने इस पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कमाया मतलब मुझे चाहिए एसपीएल के बारे में इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो करंट ईयर का क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, और 2 साल की क्या चाहिए, बैलेंस शीट। पहली बात। दूसरी बात, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनेगी, बैलेंस शीट से पहले या बैलेंस शीट के बाद? अभी तो बताया भाई, बैलेंस शीट यूज करोगे 2 साल की, और करंट ईयर का क्या यूज करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अभी बच्चा पूछता है सर एक बात बताओ, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्क पड़ेगा?
बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तो सिर्फ यूजर्स को ये बता रही है कि कैश में हमने पूरे साल में क्या इनफ्लो आया, क्या आया और क्या गया। इसका बैलेंस शीट पे, इसका P&L पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम एक फाइनेंस कंपनी के लिए भी बनाते हैं, हम एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए भी बनाते हैं। अब आप कहोगे सर क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब हम इसको आगे लेके चलेंगे वहां पर आपका फर्क आएगा। क्या? फाइनेंस कंपनी मतलब जो पैसे में डील करती है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हो गई फाइनेंशियल कंपनी। अदर देन बैंक्स, हुंडई मोटर्स, होंडा मोटर्स, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम, ये क्या है? नॉन फाइनेंस कंपनीज। तो माइंड में ये रखिएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने फिर सवाल पूछा, सर अभी तो आप कह रहे दो तरह के होते हैं, पेपर में अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या मानेंगे? आप पेपर में अगर नहीं लिखा है तो मानेंगे नॉन फाइनेंस कंपनी, याद रखिएगा, नॉन फाइनेंस कंपनी। अच्छा बच्चों, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, हम अपने बिजनेस की सारी गतिविधियों को, सारी एक्टिविटीज को, सारे कार्य को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। घबराना नहीं, बहुत आसान है। दूसरा आता है बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑर्डर यही रहेगा, चेंज मत करना, पाप लगेगा, गलती हो जाएगी तो नुकसान होगा। तीसरा आएगा बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर ये तो थोड़ा थोड़ा सा पता है क्या लग रहा है सर? हाँ, क्या लग रहा है सर? ये जो बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पर भी तो 3 डिसीजन लेता है एक मैनेजर, है ना? याद करो, उसके जैसे ही ना कुछ कुछ। वहां क्या होते हैं? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। यहाँ क्या है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सर आपने लिख तो दिया, समझा तो दो। हाँ, पहले समझने से पहले एक बात सुनो यार, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब टीचर ना कभी कभार वाइवा में क्या पूछते हैं, इन तीनों एक्टिविटीज को जब हम करने लगे हैं, मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस एक्टिविटी के लिए रेलेवेंट है? सिर्फ इस एक्टिविटी के लिए रेलेवेंट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब आप डायरेक्ट मेथड लगाएं, इनडायरेक्ट मेथड लगाएं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, ऑपरेटिंग में बदलाव होगा सिर्फ प्रेजेंटेशन का, राइट? तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। आज के सेशन में आगे क्या करेंगे? मीनिंग क्लियर हो गया, इनफ्लो आउटफ्लो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 3 महीने से कम या 90 दिन से कम रख रहे हो, जिनकी वैल्यू में ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा जब आप उसको वापस सेल आउट कर रहे हो। और सर 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। लगाना कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। और 3 एक्टिविटीज कौन सी हैं? ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग। तो अब मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन में आपको इनके मीनिंग बताऊंगा सबके। और सर अगर फाइनेंस, नॉन फाइनेंस के बारे में ना दिया हो तो क्या होगा? सर सीधा सीधा नॉन फाइनेंस लेना, भूल जाना कि ये फाइनेंस का नाम है, ठीक है। तो मैं अब आपको इन तीनों एक्टिविटीज का बेसिक मीनिंग बताऊंगा अपने रिमेनिंग सेशन में। आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले आया आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या? मेरा बिजनेस है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स।
अब मैंने कार परचेज करी, कार सेल करी, सैलरी दिया, रेंट दिया, वगैरह वगैरह। ये मेरी किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग को हम और एक वर्ड बोलते हैं कोर। कोर बिजनेस, मेन बिजनेस। मेरी लाइवलीहुड, मेरी ब्रेड एंड बटर कहां से आ रही है? वो आ रही है ऑपरेटिंग से। और कोर बिजनेस को एक और वर्ड आप क्या बोलते हो? रेवेन्यू। ये भी मार्क कर लेना यार, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये याद रखना। अब आप कहोगे सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब है? बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि मैंने अपनी मेन बिजनेस से क्या कमाया इन टर्म्स ऑफ कैश। आप कहोगे सर नेट प्रॉफिट से तो पता चल सकता है। हाँ, नेट प्रॉफिट से क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट से सिर्फ पता चलता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया। ये नहीं पता चलता कि हमने कैश में कितना प्रॉफिट कमाया। तो जब आप देखोगे फॉर्मेट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 नंबर पे दिया है, वहां पर आपके पास सबसे पहले फॉर्मेट आएगा जहां कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए आप एक टर्म देखोगे, वहां लिखा होगा कैश फ्लो निकालने के लिए ऑपरेटिंग से, वहां वर्ड आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब ये सब बता रहा हूं, घबराएं नहीं। तो इसका मतलब मैंने सैलरीज दी, मैंने गुड्स परचेज किए, मैंने गुड्स सेल किए, मैंने वेजेस दिए, वो सारे कौन सी एक्टिविटीज में आएंगे? वो सारे आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कोर बिजनेस, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, दे आर माय कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, जिससे मैं अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहा हूं। नंबर 2, बच्चों नंबर 2 आया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आज की क्लास ध्यान से सुन लेना, आज की क्लास क्लियर होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, बच्चे पेपर में 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैच नहीं करता, हमारा मैच करेगा, आप लिख लेना। ठीक है, सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर अब ये क्या है? सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे थे कि यहां पर हमने क्या देखना है? यहां पर हमने देखना है कि हमारे पास इनफ्लो आ रहा है और आउटफ्लो आ रहा है कैश का। किस बात से? मैंने क्या किया, आइए नोट करते हैं। मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो देखना है। इनफ्लो देखना, पैसा आ रहा है। पैसा कैसे आ रहा है? मैंने सेल किया, किसका? मशीनरी का। मैंने सेल किया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का। मैंने सेल किया बिल्डिंग का। मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अभी हम कौन सी कंपनी की बात करके चल रहे हैं? नॉन फाइनेंसिंग। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये किस में आ गए? कैश इनफ्लो। पैसा आ रहा है, मशीनरी बेची, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेची, ठीक है, बिल्डिंग्स बेच दी, डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया, ठीक है। अच्छा, और कैश आउटफ्लो, पैसा जाएगा, उल्टा कर दो। जब बेची थी मशीनरी तो पैसा आया था, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ बिल्डिंग्स, है ना। लेकिन आप कहोगे सर डिविडेंड रिसीव यहाँ लिया, इंटरेस्ट रिसीव यहाँ लिया, तो डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड ना। बच्चे रुक जाइए, गलती नहीं करनी है। डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव तो लेना है, लेकिन डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड यहाँ नहीं है। पेमेंट कर रहे हो, रुक जाना यहीं पर, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बच्चों हमारे पास क्या कवर हुआ? हमारे पास कवर हुए लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, और पैसा किससे आ रहा है? डिविडेंड से, इंटरेस्ट से। तो ये क्या हो गया हमारी? ये हो गई इन्वेस्टिंग। मैंने जहां इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट किसमें किया? लॉन्ग टर्म एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट किसमें किया? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया, बेचा, पैसे आ गए, खरीदा, पैसे चले गए, और मुझे डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अब आया तीसरा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस, और फाइनेंस मतलब पैसा।
आपके पास पैसा आ रहा है। कौन से फंड से आ रहा है? आपके पास पैसा आ रहा है लॉन्ग टर्म फंड से। तो और पैसा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कैश फ्लो, थोड़ा साफ साफ कर देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक कंपनी ने शेयर इशू किए कैश के लिए, एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, कैश आया, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ली, ये सारे किस में आएगा? फाइनेंसिंग में। तो इसका मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मतलब पैसे का आना और जाना। आना मतलब कब? जब मैंने क्या इशू किया, मैं एक कंपनी हूं, मैंने इशू किया इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। तो इनसे मेरा पैसा आया, और उल्टा कर दो, कैश आउटफ्लो। अब यहां ध्यान से सुनना, जब आप डिबेंचर्स की रीपेमेंट करते हो, आपको पता है, आपने बुक 2 में पढ़ा है, डिबेंचर्स की एक लाइफ होती है, डिबेंचर्स रिडीमेबल होते हैं। तो जब आप डिबेंचर्स को रीपे करते हो, आप कौन हो? आप कंपनी हो, आपने क्या किया? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन मतलब पे बैक। आप कंपनी हो, आपने 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए, 5 साल के बाद आप डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस ले रहे हो। तो जब इशू किया तो पैसा आया था, जब रिडम्पशन किया तो जा रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कौन से? प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन इक्विटी में रिडम्पशन मत लिखना। इक्विटी का क्या होता है? एज पर कंपनीज एक्ट, इक्विटी का होता है बायबैक ऑफ इक्विटी, क्योंकि इक्विटी को रिडीम करके हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। अब जब डिविडेंड रिसीव हुआ था, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो लिया था। अब जब आपने शेयर इशू किए, आप क्या पे करोगे? डिविडेंड। आपने डिबेंचर इशू किए, आप क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया, आप क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। तो डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सारे किस में आएंगे? फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड क्यों? मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं, ऐसे कंपनी किस पे दे रहा हूं? शेयर्स पे, क्योंकि मेरे पास पैसा आया था ना, तो मुझे शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। सिमिलरली जब मैंने डिबेंचर इशू किया या बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया, तो मेरे को उस लोन पे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो जब आप डिविडेंड पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश आउटफ्लो। फिर बार बोल रहा हूं मैं, बार बार नॉन फाइनेंस कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और बुक्स में कभी कभी दिख जाता है आपको, उसको आप जो बोलते हैं बेसिकली कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीडीटी। क्या कहते हैं? सीडीटी, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और डीडीटी। तो कंपनी जब डिविडेंड देती है, सरकार को हमें एज अ कंपनी क्या पे करना पड़ता है? डिविडेंड पे टैक्स, वो भी इसी में ऐड होगा। तो अगर सवाल में हो सकता है आ जाए कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स क्या है? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है जब एक कंपनी से रिलायंस या टाटा है, इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को क्या दिया? डिविडेंड, और उस डिविडेंड पे जब टैक्स देगी कौन? कंपनी, वो भी कहां आएगा? फाइनेंसिंग में। तो देख लीजिए, ये आपका फाइनेंसिंग हो गया। अब हम इन तीनों एक्टिविटीज को बैलेंस शीट के थ्रू समराइज करेंगे, और फिर बताऊं, ये ना आपकी बुक में नहीं है, तो इसको ध्यान से समझना। तीनों एक्टिविटीज 2 मिनट में आएंगी सामने। मैं एक टी फॉर्मेट बैलेंस शीट ले रहा हूं इजी पर्पस के लिए, आ जाओ जरा। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये सब समझाने के लिए टी फॉर्मेट। बच्चों यहां आ गई मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस क्या है? रेट लगा होता है डिविडेंड का, याद रखना। तो मैंने कहा 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 11% का मतलब है रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। 9% डिबेंचर्स, फिर आ गए मेरे पास क्रेडिटर्स, फिर आ गए बीपी। बीपी मतलब
बिल्स पेएबल, तो हमें जब पे करना होता है तो बीपी राइज होता है ना, तो बिल्स पेएबल। इधर आ गए मेरे पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अभी मैंने ना एक कॉन्सेप्ट बताना है, गुडविल का ट्रीटमेंट, अभी नहीं बता रहा हूँ। गुडविल का ट्रीटमेंट दो तरीके से देखा जाता है, वो भी हम देखते हैं, अभी बता ही देंगे। चलो, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एक टर्म और लिख रहा हूँ, अलग से लिख देता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। आ जाओ, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इन्वेस्टिंग की। हमने कहा था ना इन्वेस्टिंग में क्या लेने हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। देखो ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये और तीसरा बॉक्स। आप कहोगे सर इसको क्यों छोड़ दिया, अभी बताता हूं। देखो ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है, जल्दी जल्दी बोलो, ये मेरी हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये कौन सी हो गई, याद करो, पैसा आ रहा है लॉन्ग टर्म, पैसा आ रहा है मतलब फाइनेंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। और ये क्या है, जहाँ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, जहाँ रोज का बिजनेस है, ये सारा मेरा क्या है, दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो तीनों एक्टिविटीज आपके सामने आ गई। अब आप कहोगे सर इसका क्या करना है, बच्चे जब हम पूरा फॉर्मेट बनाएंगे तो इसको सेपरेटली ट्रीट करेंगे, जब हम एक फाइनल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। हमारे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, क्लोजिंग होगा, कैसे करेंगे वो बाद में बताएंगे। तो देखो तीनों एक्टिविटीज आपकी बैलेंस शीट में यहाँ आ गई। अब बचा सिर्फ एक ट्रीटमेंट गुडविल का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले गुडविल का ट्रीटमेंट समझेंगे, गुडविल बढ़ रही है तो क्या है, कम हो रही है तो क्या है, फिर साथ में हम इलस्ट्रेशंस हर एक्टिविटी के बेसिक से लेकर टफ लेवल तक करके, पहले हम एक एक्टिविटी को इंडिविजुअल करेंगे, इंडिविजुअल करने के बाद फिर सम अप करके एग्जांपल्स कंप्लीट वाले करेंगे। तो उम्मीद है, कोशिश करी गई है कि अपने प्यारे बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बताने की। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।